नमस्कार। मैं श्री यादे एजुकेशन ग्रुप से नीतू कंवर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में जो इतिहास का भाग आता है उसके तहत हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, राजस्थान में सभी एग्जाम के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पुस्तक है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास में भाग प्रथम में स्वर्णिम भारत का प्रारंभ 1206 से प्रारंभ होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, राजस्थान में जो मुख्य जनपद थे उनके बारे में, और मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त वर्धन वंश के बारे में, चोल, चालुक्य, पल्लव और पाल, प्रतिहार, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो संघर्षकालीन भारत है, दिल्ली सल्तनत, मुगल कालीन भारत और सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। और जो राजस्थान के शासक हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, ये सब हम आने वाले टाइम है पढ़ेंगे। और राजनीतिक आंदोलन, फिर विश्व का इतिहास आ जाता है। तो ये इतिहास में जो पाठ है दिए हुए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक दिन में एक पाठ पूरा नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 दिन में एक पाठ पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पहला आता है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। उत्खनन और पुरातत्वविद अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। किसका? भारतीय संस्कृति का। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है। द्वीपांतर किसको कहा जाता है? जो समुद्र पार के प्रदेश होते थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोनियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया तक पहुंचे। किसकी यात्रा करके? जो जलयान के यात्रा करके, और वहां अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारतकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। कौन सा? जो ये सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है, और रामायण और महाभारत कालीन जो सभ्यता आती है वो हमारी भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में जनपद थे और महाजनपद भी थे। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में। लोहे तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। लोहे के कारण ही जो काम हाथों से होते थे, फिर लोहे के कारण मशीनें बनने लग गई, तो इसीलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लोहे तकनीक के कारण ही हुआ। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। जब लोहे तकनीक की शुरुआत हुई तो जब छोटे छोटे पहले तो जनपद थे, लेकिन जब लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा तो उसके बाद जो छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने महाजनपदों का रूप धारण कर लिया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए थे।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। हमारा भारत अनेक राज्यों में विभक्त था और वो सभी अपने स्वतंत्र रूप में थे। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। महाजनपद काल के बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद काल 600 से 325 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कहाँ तक? 600 से 325 ईस्वी पूर्व तक। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। कब हुई थी? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिन्हें महाजनपदों की संख्या दी जाने लगी। पहले तो छोटे छोटे जनपद थे और उसके बाद छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो शक्तिशाली राज्य उभर कर आए थे उनको महाजनपदों की संज्ञा दी जाने लगी। बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ आता है भगवती सूत्र। इनमें हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जो जैन ग्रंथ था वो था भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपद विद्यमान थे। महाजनपद और उनकी राजधानी, जैसे काशी की राजधानी थी वाराणसी। उसके बाद कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग की चंपा और मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवरस थी। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला थी और मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या सोतिवती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी अयोध्या। बुद्ध काल में दो भाग, उत्तरी भारत की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी तो अहिचित्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी, यानी कि पांचाल की दो राजधानियां थी। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर थी जो जयपुर में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अस्मक, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक, इसकी राजधानी पोतन या पाटली थी। इसके बाद आता है अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उसके बाद गांधार आता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हाजपुर या हाटक थी। उपयुक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य भी थे। एक था राजतंत्र एक था राजतंत्र जिसमें राजा का शासन होता था, सार्वभौमिक राजा ही होता था, और एक गणतंत्र जिसमें जनता ही सर्वोपरि होती थी। कौशल, वत्स, अवंती, मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, ये गणतंत्र थे, जिसमें आता है कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, अलकप के बुल्ली और केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपलीवन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, ये सब थे जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गणतंत्र के अस्तित्व में था। ये अब राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन से थे इनके बारे में पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यही निवास करने लगी।
इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, जिसमें आता है जांगल। जांगल प्रदेश जो वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर और जो नागौर का भाग आता है वही जांगल कहलाता है। जैसे वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहा जाते थे। इन्हें महाभारत काल में जांगल देश कहा जाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु या जांगला और माद्रई जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिचित्रपुर थी। अहिछत्रपुर जो जिसको हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह भी कहते थे। बीकानेर राज्य के राज्य में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। उसके बाद आता है मत्स्य महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। कौन? अलवर और भरतपुर के जो भूभाग थे वो। इसकी राजधानी विराटनगर थी। किसकी? मत्स्य महाजनपद की। जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? बेराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद आता है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी थी? मथुरा। मथुरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। कौन से जनपद से? सूरसेन से। इसके बाद आता है सिवी जनपद। सिवी जनपद जो मेवाड़ के क्षेत्र में आता है। सिवी यानी चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र था उनको ही हम सिवी के नाम से भी पुकार सकते हैं। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करती है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। सिवी की राजधानी कौन थी? चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी थी इस जनपद की राजधानी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख भी प्राप्त हुए, जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि की संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अन्यूर विरोध कहा जाता था। जो विषय विवादाग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था और मतदान में बहुरंगी सेलाकाय काम में ली जाती थी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी और राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था।
विशाल गणराज्य में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया था। इन गणराज्यों का पतन क्यों हुआ था? गुटबाजी और आपसी फूट के कारण इनका पतन हो गया था। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। इसके बाद हम मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव, चालुक्य, इन साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। सर्वप्रथम कौन सा था? हर्यक वंश था। फिर आता है शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये जो मगध महाजनपद था ये बहुत ही शक्तिशाली था और सभी राज्यों पर लगभग अधिकार कर लिया था इसने। और इसी राज्य में फिर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर्रा मिलता है, इसीलिए इस वंश का नाम भी मौर्य वंश पड़ा था। अब मौर्य वंश की स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रा था, यानी जो ये सिकंदर था इनके आक्रमण का भय था। जो पश्चिमोत्तर भारत के जो शासक थे उनको प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। असहाय कर और भार के कारण राज्य के लोग उनसे असंतुष्ट थे। इसी परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। यानी कि जो ये उस समय भारत के पर जो शासक थे वो बहुत ही अत्याचारी थे और जनता पर अत्याचार करते थे, उनसे कई प्रकार के कर वसूल करते थे। तो उस टाइम एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके और जनताओं के हित की रक्षा कर सके। ऐसे शासक की जरूरत थी और वो फिर शासक बनता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य बनता है उसके बाद, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। और ये किसका शिष्य था? कौटिल्य का। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को इसने पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यानी 25 वर्ष की अवस्था में ही वो शासक बना था। किसको पराजित करके? जो ये नंद का अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित करके। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईस्वी पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसको? सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित कर दिया था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिमी का क्षेत्र उसे दे दिया था। इसने 500 हाथी, तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी ले लिए और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है और ये बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है और सिंधु नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र आता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम हेलेना था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा।
किसको भेजा? मेगस्थनीज को। सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तमिल ग्रंथ एहनानुरु और मुरनानुर से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। किसके? जैन धर्म की। उसने 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेरगोला जो कि मैसूर में, वहां पर उसने उपवास करके अपने शरीर को त्याग दिया था। संथारा पद्धति के तहत जो जैन धर्म में आता है, तो अपने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक एमिथ्रोचैट्स भी कहते थे। क्या कहते थे? एमिथ्रोचैट्स। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में तो इसको भद्रसार कहा गया है तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। जो दक्षिणी भारतीय क्षेत्र थे उनको भी जीतकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2। और जिनका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा था। अशोक और सुसीम ये दोनों बिंदुसार के पुत्र थे। तो जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उनका दमन करने के लिए इन्होंने अपने पुत्रों को भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। बिंदुसार के राज दरबार में जो यूनानी शासक थे एंटियोकस, उसने अपने राजदूत का नाम था डाइमेकस, उस व्यक्ति को कहां पर भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेलिदित्य ने डायनीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये किसका कथन है? प्लिनी का कथन है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। 273 से 232 ईस्वी पूर्व में जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। किसने? अशोक ने। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की एवं गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। कौन से अभिलेखों में? मास्की और जो ये गुजरा अभिलेख थे इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसमें? उनके जो अभिलेख मिले हैं उनमें एक तो उपाधि धारण की थी देवाना प्रिय की और एक देवाना प्रियदर्शी की। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। पुत्री तो थी संघमित्रा और उनके पुत्र का नाम था महेंद्र। किसके? अशोक के। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। अशोक की रानी का नाम क्या था? कारुवाकी। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। कश्मीर के ये जो खोतान थे और अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके समय मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण कब किया था अशोक ने? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में, जिसमें से 1 लाख लोग मारे गए थे। कौन? किस युद्ध में? कलिंग के युद्ध में। हाथी गुम्फा
अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। कौन? नंदराज। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। कलिंग पर किसका शासन था उस समय? नंदराज का। और जब 1 लाख लोग मारे गए थे तो भयंकर नरसंहार के कारण अशोक को भी विचलित कर दिया। अतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी, यानी उसने ये घोषणा कर दी कि आगे से हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये घोषणा कर दी थी अशोक ने। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई। धौली या तोसली। शर्मण निग्रोह तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने की थी? ये जो उपगुप्त है, इसके कारण ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसने बेरीघोष के स्थान पर, बेरीघोष का मतलब होता है युद्ध की नीति, बेरीघोष के स्थान पर धम्मघोष को अपना लिया। धम्मघोष का मतलब होता है धर्म। धर्म भी नहीं होता है, धम्म का अर्थ ये भी मान सकते हैं कि जो नैतिक आचरण के नियम होते हैं, माता पिता की सेवा करना और जानवरों की सेवा करना, जनता की सेवा करना, इस धम्म का अर्थ हम ये भी निकाल सकते हैं। और बेरीघोष का मतलब तो होता है युद्ध की नीति। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कलहण के अनुसार अशोक शिवी का उपासक था। बाद में वे गुरु मोगलीपुत्र तिष के प्रभाव में आ गया। कौन? पहले तो वे अशोक शिव का उपासक था, बाद में मोगलीपुत्र तिष के प्रभाव में आ गया था। फिर बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? अशोक ने। ये जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहां पर अशोक ने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिसके नाम आते हैं सुदामा, चापार और विश्व झोपड़ी और करण। ये 4 पहाड़ियों का निर्माण करवाया उसने। उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। रुम्बिनदही अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। कहाँ पर? ये जो रुम्बिनदही है, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वहां पर उसने कर में कमी कर दी थी। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध सांख्य भी कहा है। अब ये जो अशोक की धम्म की नीति है, इस धम्म के बारे में हम पढ़ेंगे। धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही धम्म कहा जाता है। धम्म का अर्थ यह नहीं होता है कि धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यह नहीं होता है। धम्म का मतलब होता है जो नैतिक उन्नति के नियम थे या जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही हम धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। कौन से अभिलेख में? दूसरे तथा 7वें अभिलेख में। उसके अनुसार पाप कर्म से निर्वृत्त विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना और माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक सत्य थी। ये सभी धम्म के तहत आते थे। यानी जो साधु स्वभाव है वो कल्याणकारी कार्य करना, माता पिता की सेवा करना, दया रखना, दान करना, ये सब धम्म के अंतर्गत आते थे। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्पवेग का विद्वान था। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों यानी बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? एक तो थे बुद्ध, एक धम्म और एक संघ।
उसके बाद सांची रायसेन मध्य प्रदेश, वे सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रथम शिलालेख में ये विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। ये कौन से अभिलेख में मिलता है? जो अशोक का प्रथम अभिलेख था उसमें ये बताया गया है कि कोई भी किसी भी पशु का वध नहीं करेगा। अब धम्म यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अशोक की धम्म यात्रा है, धम्म यात्रा अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करता था। पहले जब अशोक ने ये धम्म नहीं अपनाया था तो उस समय जो राजा था यानी अशोक खुद भी पशुओं का शिकार करते थे। ये अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। इसके बाद अनुसंधान यानी अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था। यानी 5 वर्ष के बाद हर 5 वर्ष के अंतराल में उनको धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र के बारे में पढ़ेंगे। राज्याभिषेक के 14 वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। कब की थी? अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में। जिनके मुख्य कार्य मतलब जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त कराना और उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, यही धम्म महामात्रों का कार्य होता था। अब जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। इससे पहले किसी ने भी अभिलेख नहीं लिखवाए थे। अशोक ही पहला शासक था जिसने अपने विचारों को अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा था दारा या डेरियस प्रथम भी हम कह सकते हैं, उसी से इसकी प्रेरणा मिली थी अशोक को। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत मनसेरा, शाहबाज गढ़ी से प्राप्त उनके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। कई तो ब्राह्मी लिपि में और जो ये पश्चिमोत्तर भारत में मिले थे मनसेरा और शाहबाज गढ़ी, ये अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। किसको? जेम्स प्रिंसेप को पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ताम्रपणी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। किसने? जो ये श्रीलंका के राजा थे तिस, इसने अशोक से प्रभावित होकर देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक के पुत्र था महेंद्र, बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। कहां पर? श्रीलंका में। यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। जब अशोक का पुत्र महेंद्र वहां पर गया था, 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब अशोक के जो उत्तराधिकारी है तथा मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।